हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो 11 चैप्टर है रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म आफ्टर 1858 उसी को पूरा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस रिफॉर्म अमंग द पारसीज। तो पारसीज में जो रिफॉर्म है वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है बॉम्बे में इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में, और रहनुमाई मजदसन सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म होता है। ये स्टार्ट किसके थ्रू होता है? नेरोजी फिरडौनजी, दादा भाई नेरोजी, एस बंगाली एंड अदर्स, ये सारे रिफॉर्मर्स हैं, इनके थ्रू ये स्टार्ट होता है एसोसिएशन। और इनका सेम एम होता है अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पारसी एंड सोशल कस्टम, एजुकेशन ऑफ वुमेन, विडो रिमैरिज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर इंडिया में देखा जाए तो पारसी ही एक ऐसा रिलीजन था उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वेस्टर्नाइज्ड था, ठीक है, उस टाइम पे। नेक्स्ट हमारा रिलीजियस रिफॉर्म अमंग द सिख्स। तो सिखों में रिफॉर्म जो है कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है जब अमृतसर में खालसा कॉलेज जो है स्टार्ट होता है। उसके बाद वेरियस जो है हमारे रिफॉर्मर्स आते हैं, और अकाली मूवमेंट पंजाब में स्टार्ट होता है 1920 में। अब ये अकाली मूवमेंट है क्या? अकाली मूवमेंट का जो एम था, अकालीस का जो एम था, टू प्योरीफाई द मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वारास और सिख श्राइन्स। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो गुरुद्वारास है वो मैनेज किए जाते थे करप्ट एंड सेल्फिश महंत्स के थ्रू। तो काफ़ी सिख इनके विरोध में आ गए कि इनके थ्रू ये जो है मैनेज नहीं किया जाना चाहिए। तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 1921 में। और ये जो अकाली मूवमेंट है बेसिकली अगेंस्ट द करप्ट महंस एंड गवर्नमेंट विच एडिड दैम। तो गवर्नमेंट वहाँ की और जो उन्हें हेल्प कर रही थी इन करप्ट महंस को, तो इन सब के अगेंस्ट में सिखों ने जो है आवाज़ उठाई और मूवमेंट यहाँ स्टार्ट हुआ था। उसके बाद सिखों ने जो है गवर्नमेंट को फोर्स किया, और उसके थ्रू अ न्यू गुरुद्वारा एक्ट वॉज पास्ड इन 1922 एंड अमेंडेड इन 1925। तो इस गुरुद्वारा एक्ट के थ्रू जो है सिखों को काफ़ी हेल्प मिली जो करप्ट महंस हैं उन्हें निकालने में। बट इस सारी प्रोसेस में जितने भी मूवमेंट्स हुए इसमें 100 ऑफ लाइव्स हैड टू बी सेक्रीफाइस्ड इन द मूवमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिफॉर्मर्स। तो हमें अलग अलग काइंड के रिफॉर्मर्स देखने को मिलते हैं। सम रिलीजियस रिफॉर्मर्स वांटेड टू रिवाइव द पास्ट प्योर डॉक्टराइंस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी। तो कुछ रिफॉर्मर्स ऐसे थे जो सिर्फ पास्ट की चीज़ों को दिखाना चाहते थे एंड उसी को सपोर्ट करते थे। हमारे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसे सपोर्ट करते थे एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी। तो मेन यही है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हमारी कुछ गलत होती थी, जैसे कुछ सती हो गया, विडो मैरिज है, उस चीज़ों को भी कुछ सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फैक्ट भी देखने को मिलता है। और यहीं पे जो रिफॉर्मर्स है रिलेटेड टू वेरियस रिलीजन्स स्टार्टेड टू ग्लोरीफाई देयर ओन पास्ट अचीवमेंट्स। अब यहाँ पे धर्म के जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो अपने अपने पास्ट को दिखाएंगे, जिसमें उनके धर्म के लोगों ने ज़्यादा कुछ किया होगा अच्छा, तो उन्हीं को ग्लोरीफाई करेंगे। जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं एंशंट को ज़्यादा, एंशंट पास्ट जो है उसे ज़्यादा दिखाएंगे। इस्लामिक धर्म के लोग मिडिवल को ज़्यादा दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो है कम्युनलिज्म भी जो है स्प्रेड होगा। तो सम रिफॉर्मर्स वर कम्प्लीटली और ब्लाइंडली इमिटेट वेस्टर्न कल्चर। दे फॉलोड वेस्टर्न कल्चर इन सच अ वे दैट दे इवन सपोर्ट कॉलोनाइजेशन। और यहाँ पे कुछ रिफॉर्मर्स ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली और ब्लाइंडली जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे हमने देखा कि सैयद अहमद खान जी जो है वेस्टर्न कल्चर से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने ये माना था कि जो ब्रिटिश रूल अभी चल रहा है वो ठीक है, क्योंकि हम इतने वेस्टर्नाइज नहीं है कि हम उन्हें क्या करें, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे ये भी एक नेगेटिव फैक्ट है, ये कम्प्लीटली वेस्टर्नाइज वो हो गए थे। तो हमने दो टाइप के रिफॉर्मर्स देखे, एक जो है पास्ट को ग्लोरीफाई करना चाहते थे और एक जो है बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को ही आगे ले जाना चाहते थे। बट हमें यहाँ पे इनके बीच में बेस्ट रिफॉर्मर्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो हैं दे मेड बैलेंस ऑफ बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल कल्चर। तो जो इन दोनों में बैलेंस करके चले, मतलब वेस्टर्न कल्चर को भी उतना ही फॉलो करें जितना वो सही है, और हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसे भी, उनमें से भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के उन्हें आगे बढ़ाए। तो दे टुक द गुड थिंग्स फ्रॉम द पास्ट एंड थ्रो द बैड वंस। तो इन्होंने अच्छी चीज़ें ली पास्ट से, और जो बुरी चीज़ें थी जैसे सती हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें क्या कर दिया, फेंक दिया। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो क्या क्या लिमिटेशंस थे रिलीजियस रिफॉर्म्स की? देयर वर डिफरेंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद डिफरेंट माइंडसेट। तो हमने पिछले टॉपिक में भी देखा कि अलग अलग रिफॉर्मर्स थे, उनकी सबकी सोच क्या है, अलग अलग थी। नन ऑफ देम कुड रीच द वास्ट मासेस ऑफ द पीसेंट्री। तो ये सारे जो रिफॉर्मर्स है ये इतने एबल नहीं हो पाए कि अपनी आवाज़ जो है
वास्ट मासेस तक पहुंचा सके, गांव-गांव तक पहुंचा सके। Some were praising Indian past and its social and cultural practices. They were against the positive reform movements themselves. तो यहाँ पे कुछ हमने देखा था कि कल्चर जो एंशंट इंडिया के पास्ट की अचीवमेंट्स को इतने मग्न हो गए ग्लोरीफाई करने में कि इसके जो पॉजिटिव रिफॉर्म है वो नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, This tendency led to divide Hindu, Muslim, Sikhs and Parsis and high caste Hindus from low caste. तो मैंने पहले बताया कि कम्युनलिज्म जो है स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग अपने जो पास्ट है उसे ग्लोरीफाई करेंगे, मुस्लिम धर्म के अपने अपने जो अचीवमेंट्स है उसे ग्लोरीफाई करेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं सेपरेशन हमें देखने को मिलता है। सम praise द एंशिएंट पास्ट अचीवमेंट्स लाइक स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने खुद क्या है एंशिएंट पास्ट के अचीवमेंट्स को क्या किया, यहाँ पे प्रेस किया। सम रिफॉर्मर्स लुक्ड अपॉन द मिडिवल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री एज एन एरा ऑफ डिकेंडेंस। तो कुछ रिफॉर्मर्स ने ये माना कि जो मिडिवल टाइम पीरियड था इंडियन हिस्ट्री का, वहीं से जो है इंडिया के डिक्लाइनेशन की जो है शुरुआत हुई। On the other hand, the Hindu and the Muslim masses who were untouched by the reform movements were following the different religious rituals. और जो मैक्सिमम जो हिंदू और मुस्लिम थे, जो ये रिफॉर्म होने से, रिफॉर्म जो मूवमेंट हो रहा था उससे बिल्कुल अनटच थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे रिफॉर्मेशन भी हो रही है, कुछ हो रहा है। उन्हें बस जो उनके ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं जो भी है उन्हीं को फॉलो करना था और वैसे ही वो चल रहे थे। The social reform nature of the religious reform movement also contributed to the communal consciousness. तो मैंने कहा जैसे कि हिंदू मुस्लिम में यहाँ पे सेपरेशन भी देखने को मिलती है, यहीं से कम्युनलिज्म की जो है शुरुआत होती है। नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म। तो द न्यूली एजुकेटेड पर्सनस रिवोल्टेड अगेंस्ट द सोशल एंड द आउटडेटेड कस्टम। तो यहाँ पे कई जो सोशल रिफॉर्मर है उन्होंने जो सोशल एविल्स हो रहे थे और जो हमारे ट्रेडिशनल बैड कस्टम्स थे उनके अगेंस्ट में क्या है आवाज़ उठाई। मैनी रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा गोविंद फूले, गोपाल हरि देशमुख, जस्टिस रनाडे, केटी तेलंग और कई अदर्स, इन्होंने क्या सोशल रिफॉर्म्स को क्या करा, एनकरेज करा। बाय 1919 रिफॉर्मर्स यूज्ड नोवेल्स, ड्रामास, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज एंड प्रेस एंड इन 1930 में सिनेमा भी जो है स्टार्ट हो चुका था। तो इसके थ्रू इन्होंने अपने व्यूज़ जो है स्प्रेड करे इन सभी के थ्रू। In starting, only higher caste of the people were affected too, but later lower sect of the society began to revolutionize. तो हम देखते हैं कि कैसे पहले हायर कास्ट के पीपल है वही इफेक्ट हो रहे थे रिफॉर्म से, बट धीरे धीरे करके जो लोअर सेक्ट के लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ इस चीज़ों से इंस्पायर होने लगे थे। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ट्राइड इन द मेन टू अचीव टू ऑब्जेक्टिव्स। तो जो रिफॉर्मर्स के मेन टू ऑब्जेक्टिव्स ये भी थे, द इमेंसिपेशन ऑफ द वुमेन एंड द एक्सटेंशन ऑफ इक्वल राइट्स टू दैम। तो इमेंसिपेशन मीन्स द फ्री फ्रॉम ऑल द जो भी बंधन है उससे फ्री हो जाना। तो वुमेन का जो फ्री होना, लिबर्टी ऑफ वुमेन, इनका मेन फोकस इसमें था, और एक्सटेंशन ऑफ इक्वल राइट्स टू दैम, तो और उन्हें इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना। रिमूवल ऑफ कास्ट रिजिडिटीज़ एंड एबोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। ठीक है, और ये भी एक इनका मेन एम था। नेक्स्ट है इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। तो कैसे जो वुमेन की कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव हुई, कैसे उन्हें इक्वल राइट्स मिलने लगे, लिबर्टी मिलने लगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो अपर क्लास वुमेन्स कंडीशन वॉज वर्स दैन द लोअर क्लास वुमेन। हम देखते हैं कि हायर क्लास की जो औरतें थी उनकी कंडीशन लोअर क्लास की औरतों से भी बेकार थी। वो कैसे? क्योंकि वो पर्दा सिस्टम अपनाती थी, वो पर्दे में रहती थी, जैसे दुपट्टा ओढ़ करके रहना, और हैव लेस राइट ऑफ मूवमेंट्स, इधर उधर जाने की उन्हें ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। और वुमेन कुड नॉट एक्सप्रेस देयर इनबॉर्न टैलेंट्स, तो उनकी जो टैलेंट्स हैं उन्हें वो शो नहीं कर सकती थी। और हम देखते हैं ये सबकी कंडीशन थी पॉलीगैमी वाली। तो बहुपत्नी प्रथा, मतलब जिसका पति है वो एक से ज़्यादा शादियां करता था, तो ये भी एक थी हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन में। विडो कुड नॉट रीमैरी एंड सती प्रैक्टिस प्रिवेल्ड इन हिंदू कस्टम्स। तो विडो को रीमैरी करने का अधिकार नहीं था, और सती प्रैक्टिस तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं हिंदू कस्टम में थी। तो चाइल्ड मैरिज होती थी, और हिंदू वुमेन कुड नॉट इनहेरिट प्रॉपर्टी वाइल द मुस्लिम वुमेन कुड इनहेरिट हाफ प्रॉपर्टी। तो हिंदू जो वुमेन है वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती थी। एजुकेशन वॉज डिनाइड
एक्सेप्शन है यहाँ पे रजिया सुल्तान, चांद बीबी और अहल्या बाई होलकर, ये जो है रूलर रही, बट इनके अलावा हमें कोई भी जो लेडी रूलर हमें देखने को नहीं मिलती। इन 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट्स टू इम्प्रूव द पोजिशन ऑफ द वुमेन। तो सोशल रिफॉर्मर आए, उसके बाद वुमेन की कंडीशन जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी थी। एंड टू इनेबल मिडिल क्लास वुमेन टू टेक अप प्रोफेशंस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो धीरे धीरे करके जो वुमेन है प्रोफेशनल लाइंस में जाने लगी और एम्प्लॉयमेंट जो है करने लगी थी। एफर्ट्स वर मेड टू मेक मॉडर्न मेडिसिन एंड चाइल्ड डिलीवरी टेक्निक्स आफ्टर 1880 वैन डफरिन हॉस्पिटल्स नेम्ड लेडी डफरिन, जो उनकी वाइफ का नेम था डफरिन का, वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो डफरिन ने जो है हॉस्पिटल खोला 1880 में, और यहाँ जो है इसके बाद मॉडर्न मेडिसिन अवेलेबल हुई और चाइल्ड डिलीवरी की जो न्यू टेक्निक्स हैं वो भी स्टार्ट होने लगी थी। In the 20th century, women participated against the Bengal participation and in the home rule। तो जो 1905 में जो है बंगाल का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया था, उसके अगेंस्ट में भी वुमेन ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, और होम रूल में जो है पार्टिसिपेट किया था, होम रूल के फेवर में। पार्टिसिपेटिंग इन द रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट, जो वायलेंस मूवमेंट है उनमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। वोटेड इन इलेक्शंस एंड इवन स्टूड एज कैंडिडेट्स। सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन जो आईएनसी की प्रेसिडेंट है वो कौन बनी, सरोजनी नायडू बनी। मैनी बिकेम मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज़, तो डिफरेंट वेरियस एंड डिफरेंट फील्ड में जो है वुमेन जो है पार्टिसिपेट करने लगी थी। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड इन 1927। Equality of man and woman in Article 14 and 15 of the Indian Constitution 1950 was made। तो 1950 के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें इक्वल राइट्स के बारे में बताया गया था। हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, जो कि इक्वल को है, ये भी एक एक्ट जो है लागू किया गया है कि मतलब इक्वल जो है प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए बोथ मेल एंड फीमेल को। द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन स्पेसिफिक ग्राउंड, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है एक्ट बनाए गए। इक्वल राइट्स टू वर्क, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए जिसमें इक्वल पे रखा गया फॉर इक्वल वर्क के लिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो फीमेल हो। नेक्स्ट है स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट। तो कास्ट के अगेंस्ट में क्या क्या स्ट्रगल रहे उसे हम पढ़ते हैं। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं शेड्यूल कास्ट कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स। तो शेड्यूल कास्ट को अनटचेबल्स की तरह कंसिडर किया जाता था, छुआछूत होती थी। देयर टच वॉज कंसिडर्ड एज इम्प्योर। ठीक है, उनके टच को अच्छा नहीं माना जाता था। दे कुड नॉट एंटर इन द हिंदू टेम्पल्स और स्टडी द शास्त्र। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट अटेंड अ स्कूल इन विच द चिल्ड्रन ऑफ कास्ट हिंदू स्टडी। ठीक है, तो जितने भी लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें स्कूल जाना अलाउड नहीं था, उन्हें हर वो अच्छी चीज़ें करना अलाउड नहीं था जो कि एक हायर कास्ट के पीपल जो है करते थे। दे डिड जॉब्स विच वर कंसिडर्ड अनक्लीन। ठीक है, तो अनक्लीन टाइप जॉब करते थे, जैसे स्कैवेंजिंग हो गया, शू मेकिंग, रिमूविंग डेड बॉडीज, स्किनिंग एंड डेड एनिमल्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी जॉब्स वो करते थे। और कास्ट सिस्टम वॉज ऑल्सो प्रिवेल्ड अमंग मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड सिख्स। ये ना सिर्फ हिंदुओं में था, ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, ये हर धर्म के लोगों में कास्ट सिस्टम जो है प्रिवेल हो रहा था। द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज, रेलवेज, बसेस, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन कनेक्टिंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट। तो जैसे जैसे करके ये मॉडर्नाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ जो है स्टार्ट हुई, रेलवेज स्टार्ट हुए, बसेस स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे करके डिफरेंट कास्ट के लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे थे। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसमें ब्रिटिश ने एक नया कानून बनाया इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसमें कि मेल एंड फीमेल बोथ को इक्वल कंसिडर किया। तो ओपन द डोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू ऑल द कास्ट्स। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी सभी कास्ट के लोगों को जो है एंट्री मिल गई थी। और यहाँ पे सेकुलर एजुकेशन सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस होने लगे थे, जिसमें हर धर्म के लोग जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते थे।
मॉडर्न आइडियाज़ अमंग इंडियंस, तो इंडियंस में हमने देखा कई रिफॉर्मर्स आते हैं, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जिसके थ्रू जो है इक्वालिटी लाने की इन्होंने कोशिश करी। और जैसे ब्रह्मो समाज हो गया, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, द थियोसोफिस्ट, द सोशल कॉन्फ्रेंस एंड ऑल ग्रेट रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी अटैक्ड इट। तो सभी ने इन जो कास्ट को लेकर है उस पर अटैक किया। सत्याग्रह स्ट्रगल्स, जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो है स्टार्ट किया था और वो इस अनटचेबिलिटी के बिल्कुल भी अगेंस्ट में थे। INC एंड द एंटायर नेशनल मूवमेंट अपोज्ड इट, सभी ने इसकी जो है कड़ी निंदा करी और मतलब सभी ने इसको क्या है अपोज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सब इक्वल है। इन 1932 गांधी जी फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ, गांधी जी ने फाउंड किया और फॉर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी को मिटाने के लिए। एजुकेशन स्प्रेड अमंग शेड्यूल कास्ट एंड दे बिकेम कॉन्शियस ऑफ देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स, तो कुछ जो शेड्यूल कास्ट के पीपल थे जो एजुकेटेड थे उन्हें अब रियलाइज़ होने लगा था कि हमें अपने ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना चाहिए और हम अपने जो है मतलब हमें भी क्या है इक्वल राइट्स चाहिए। तो इनमें हम देखते हैं ज्योति फूले एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइक लीडर्स, जो कि जो खुद शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, बट इन्होंने काफ़ी सारी सेवरल स्कूल्स जो है खोली और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन BR अम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया, जिसके थ्रू इन्होंने इन चीज़ों को जो है हटाने की कोशिश करी थी। अदर्स देखते हैं, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर्म हुआ और इन केरला सर नारायण गुरु ने एक स्लोगन दिया, वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड, तो सभी के लिए एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही कास्ट होना चाहिए और एक ही सबका भगवान होना चाहिए। इकोनॉमिक प्रोग्रेस वॉज एसेंशियल फॉर रेजिंग द सोशल स्टेटस ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, तो हमारी इकोनॉमी जो प्रोग्रेस करेगी तभी जाके जो है डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं उन्हें एक नया स्टेटस मिल पाएगा। और यहाँ पे इंडियन लीडर्स को ये रियलाइज़ हुआ और इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1950 इसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को रखा गया और फॉरबिड्स एनी रेस्ट्रिक्शन इन द सोसाइटी, और जो भी रेस्ट्रिक्शंस इन्हें होते थे सोसाइटी में आने जाने में, कुछ भी होता था, उन सब को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। इन डायरेक्ट प्रिंसिपल्स प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारी जो है आर्टिकल्स हैं और उसमें जो है वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात भी करी गई। तो ये सारी चीज़ें थी। इसी के साथ आपको जो 11 चैप्टर है रिलीजियस एंड द सोशल रिफॉर्म आफ्टर 1858 वो कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम जो 12 चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।